तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से, डेट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसको समझेंगे एंड एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पर आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ द वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remains at the particle remains unaccelerated. That is remain at rest or move with constant velocity. Unaccelerated का मतलब क्या है हमारा? That is remains at rest or move with constant velocity. तो ये हमारा डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लेना। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? यदि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो, ठीक है। समझो ना, इस चीज डेफिनेशन को समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पर जितने भी फोर्सेस हो रहे हैं, जैसे सम F1 है, F2 है, F3 है एंड सो ऑन अप टू Fn। तो जितने भी फोर्सेस हैं, यदि उनका वेक्टर सम, यार ये क्यों हो गया, यदि उनका वेक्टर सम मेरा क्या आता है, ठीक है, फिर से हमारे पास पार्टिकल है, उस पर हमारे पास फोर्स काम कर रहे हैं F1 F2 एंड अप टू Fn। यदि इनका वेक्टर सम मुझे जीरो आता है, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सलेटेड। यदि मेरा फोर्सेस का वेक्टर सम जो है ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल अनएक्सलरेटेड है। अनएक्सलरेटेड का मतलब है या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। यानी क्या, मेरा जो वेक्टर सम है F1 प्लस F2 अप टू Fn, यदि मेरा ज़ीरो है, इफ़ देन जो मेरा एक्सलेशन है ये ज़ीरो है। और एक्सलेशन मेरा कब ज़ीरो होगा? या तो वो बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, बॉडी या तो रेस्ट पर है। एक्सलेशन क्या होता है मेरा? ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी। या तो मेरा वी इक्वल टू यू हो जाए तो मेरा एक्सलेशन ज़ीरो होगा, और क्या हो जाए, दोनों ही ज़ीरो हो जाए, वी भी मेरा ज़ीरो हो और एंड यू भी मेरा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनिशियली भी वो रेस्ट पे था, फाइनल भी वो रेस्ट पे है। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सलेशन ज़ीरो होगा, और यदि मेरा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो भी मेरा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यही मेरा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डेट वेक्टर सम यदि मेरा ज़ीरो है सभी फोर्सेस का, तो मेरा बॉडी जो है अनएक्सलेटेड रहेगा, यदि रेस्ट पे रहेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास होते हैं, ठीक है। यहीं से इनर्शिया का कंसेप्ट भी आता है, कि इसको अलग तरीके से भी लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अ बॉडी इज एट रेस्ट or in motion will continue to be in its state of rest और मोशन। यहाँ कौन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ये दूसरा तरीका है लिखने का इसी लॉ को। A body is at rest or in uniform motion will continue to be in its states of motion or rest until external force is applied, ठीक है।
ये भी वही बात कह रहा है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उस पर, तब तक बॉडी या तो रेस्ट पर ही रहेगी या फिर मोशन में ही रहेगी। मतलब यही है कि यदि सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा या मोशन पे रहेगा। ठीक है, तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन समझ आ गई। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं। सपोज ये मेरी बस है और ये एक बंदा खड़ा हुआ है, पकड़ कर कुछ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा मूव कर रही है। ठीक है, जैसे ही ये वो रुकती है, ठीक है, बस जैसे ही अभी मान लो इनिशियली ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बस स्टॉप पर ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन मिला, डी एक्सेलरेशन जो कहते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला। उसकी वजह से क्या होगा, अगर मेरा एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स है। समझ रहे हो आप, कुछ ना कुछ फोर्स है। तो वो फोर्स कुछ ना कुछ बस पे लगी होगी, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस डेफिनेशन से समझते हैं मतलब क्या है। जो इनर्शिया कंसेप्ट आता है, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट विल बी इन रेस्ट और इन मोशन विल बी इन मोशन। ठीक है, तो यदि जैसे ही बस रुकेगी तो जो इसके पैर हैं जो कि बस के कांटेक्ट में है, वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि मैं जो है रेस्ट पर ही रहूँगा, या सॉरी मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहूँगा। ठीक है, तो उसके पैर तो इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन अपर बॉडी जो कांटेक्ट में नहीं है वो रुक जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अपर बॉडी की। उससे क्या होता है, हमको पीछे से झटका लगता है। ठीक है, एक शॉक लगता है। जब भी बस रुकती है तो हमको एक पीछे झटका लगता है, हमारी बॉडी पीछे की तरफ मूव करती है, लेकिन पैर जो है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद सोच सकते हैं उनके बारे में। हमको जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना है, तो हम क्वेश्चन वाइज चलते रहेंगे इन पर। ठीक है, और फिजिक्स को समझते रहेंगे। तो ये मुझे समझ आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम दो डेफिनेशन देख ली इसकी। एंड इनर्शिया जो होता है हमारा, इनर्शिया जो है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बॉडी की, जो कि मेरा प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो ये आप याद रखना कि जो मेरा इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल होता है मेरा मास के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पहला डेफिनेशन पढ़ा था हम उसको ही आगे कंटिन्यू रखेंगे कि वो हमें क्वेश्चन में बहुत सोल्व हेल्प करेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमारा पहला डेफिनेशन क्या था, यदि सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है तो बॉडी अनएक्सेलरेटेड है। लेकिन हाउ एवर ना, द कंसेप्ट, एक और आगे इस पे उसी डेफिनेशन पर एक और हमारा पॉइंट है। जो कंसेप्ट है मेरा, द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, ये लिखते जाओ ना, क्योंकि अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, मोशन और एक्सेलरेशन, ठीक है, इज मीनिंगफुल ओनली when a frame of reference is specified। जो मेरा कंसेप्ट है किसका, रेस्ट का, मोशन का और एक्सेलरेशन का, तभी मीनिंगफुल है जब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप कुछ नहीं बता सकते कि बॉडी मोशन में है, एक्सेलरेशन में है या फिर मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ऑल्सो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रेम्स में। अगर मेरे पास डिफरेंट फ्रेम्स हैं तो उन फ्रेम्स में एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो सकता है। ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन जनरल, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इज इन जनरल डिफरेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं अगर डिफरेंट फ्रेम से मैं मेज़र कर रहा हूँ। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, सपोज़ मेरे पास एक लिफ्ट है,
कुछ इस तरीके की मेरी लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा है, डेट इज़ ए। यहाँ मेरी लैंप है, ये मेरा पर्सन ए है, और यहाँ मेरा बाहर ग्राउंड पर पर्सन बी है। और अचानक से क्या हुआ कि लिफ्ट जो है टूट गई। तो ये पूरी की पूरी लिफ्ट जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगी, जो कि मेरा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लैंप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो मेरे ऑब्जर्वर हैं वो है ए एंड बी। सपोज़ मेरा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए, ठीक है। मैं ए से मेज़र कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है, ए, और जो दूसरा है बी। इन दोनों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग क्या है कि लैंप मेरी क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। ए को क्या लगेगा कि लैंप जो है रेस्ट पर है, क्योंकि ए का भी मेरा वही एक्सेलरेशन है और बी का भी मेरा वही एक्सेलरेशन है। तो ए को लगेगा यार लैंप तो रेस्ट पर है, लेकिन बी को क्या दिख रहा है कि लैंप जो है नीचे आ रही है। अगर वो लैंप खुद देख सकता है तो उसको क्या लग रहा है, दिख रहा है कि लैंप जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ आ रही है। इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब दोनों बातें सही नहीं हो सकती, समझ रहे हो। कुछ ना कुछ तो हकीकत में, एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो नीचे आ रही है। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब फोर्स है, ठीक है। तो लेकिन ए के अकॉर्डिंग क्या है, मेरा रेस्ट पर है, और बी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड है। यहाँ से मुझे समझ आया कि जो मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करता, ठीक है। न्यूटन का लॉ हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम नहीं करता। यहाँ एक अजम्पशन होती है हमारी, ठीक है। उस अजम्पशन से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, डेट इज़ इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहाँ काम करता है, मेरा इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है हमारा इनर्शियल फ्रेम का, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is valid. A frame of reference in which Newton first law is valid is called an inertial frame. उसको हम क्या कहते हैं, inertial frame of reference। समझ आया आपको। अभी हम ये भी देखेंगे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है कौन सा नहीं है, ये भी हमको जानना है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ए फ्रेम in which Newton's first law is not valid is called a non-inertial frame of reference। तो जहाँ पर हमारा न्यूटन लॉ काम ना करे, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से क्या है कि न्यूटन लॉ सिर्फ वहीं काम करेगा जहाँ पर इनर्शियल फ्रेम है मेरा, ठीक है। तो ये मुझे समझ आ गया। अभी हम देखते हैं कि हम इनर्शियल फ्रेम को पता कैसे लगाएं कि मेरा फ्रेम इनर्शियल है या नहीं है, क्योंकि मैं तो कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं लिफ्ट वाला बंदा भी हो सकता हूँ ऑब्जर्व करने के लिए, या मैं बाहर से भी ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे क्या पता यार यहाँ कहाँ न्यूटन का लॉ काम करेगा कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है पहले हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि अर्थ, एक्चुअली में जो अर्थ स्ट्रिक्टली जो हमें इनर्शियल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि अर्थ मेरा क्या है, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं तो हमने अर्थ को मान लिया कि अर्थ मेरा इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। जो भी हम चीज़, तो कोई भी चीज़ हम अर्थ से अगर मेज़र करते हैं तो वो क्या होगा, उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करेगा, ठीक है। तो हमने एजम्पशन क्या लेके चला कि अर्थ मेरा इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो हम यहाँ से
पता लगाते हैं कि मेरा इनर्शियल फ्रेम क्या होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन आता है मेरे पास, ऑल फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम हैं, ऑल फ्रेम्स मूविंग विद, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, अर्थ मेरा इनर्शियल फ्रेम है और इस इनर्शियल फ्रेम के साथ, अर्थ के साथ जो भी फ्रेम्स जो हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या रेस्ट पर हैं, उनको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऑल फ्रेम मूविंग यूनिफॉर्मली with respect to an inertial frame are themselves inertial। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं, अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to ground ये क्या है, मेरा एक इनर्शियल फ्रेम है। ग्राउंड क्योंकि मेरा एक इनर्शियल फ्रेम है और ट्रेन जो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है ग्राउंड के साथ, तो वो भी क्या हुआ, मेरा एक इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मैं फ्रेम कैसे निकाल सकता हूँ कि इनर्शियल है या नहीं है। मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ लगा सकता हूँ, ये भी मुझे समझ आ गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है वो भी मुझे समझ आ गया। अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन पर, ठीक है, जहाँ से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg is hanging from a string with the roof. Find the force exerted by the string on the particle। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है, एक मास है, ठीक है, डेट इज 0.50 kg। यार एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप ना मास एंड वेट के बीच डेफिनेशन फाइंड करना है, होता क्या है इन दोनों का मतलब क्या होता है, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है, और आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक मास है डेट इज़ 0.50 kg हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है इसको, और मेरा स्ट्रिंग जो है रूफ से अटैच है, ये मेरा रूफ है सपोज, यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल, तो जो स्ट्रिंग है वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो मैं अगर देखूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ देख कर कि जो मेरा पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, ठीक है, और जो स्ट्रिंग है वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, टेंशन जिसको हम कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। वो मुझे पता है एक्स पर एक और फोर्स है mg नीचे की तरफ, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि टी फोर्स का सम प्लस mg का सम मेरा क्या होगा, ठीक है, या फिर हम इसको एफ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि टी मेरा क्या है, माइनस mg है, ये दोनों आपस में अपोजिट है ना, या फिर मैं mg को क्या बोल दूँ, माइनस टी बोल दूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्शन, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तो मैं बता सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, चाहे आप वेक्टर लॉ लगा लीजिए तो भी आंसर आपको सेम ही आएगा। तो यहाँ से क्या है, टी इक्वल्स टू मेरा है mg, मास कितना है 0.50 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सलेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 4.9 न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है इसकी, वर्टिकली अप, टेंशन की कितनी है, वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी क्योंकि आप फोर्स के साथ डील कर रहे हो, जो कि मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से मुझे समझ आ गया, ठीक है। ये जो फर्स्ट लॉ है ना, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा। यदि ये मेरा
एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट मेरा क्या है, 0 है। तो ये आप याद रखना। हमने क्वेश्चन देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।